यानी कि जो कर्व्ड पोर्शन है उसके ऊपर अगर आप कहीं भी स्मॉल एरिया एलिमेंट ds लोगे तो उसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगी। जब हमने इसको 3 पार्ट्स में लिखा है तब मैंने इनके ऊपर इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल का सिंबल नहीं लगाया, क्योंकि अब ये अलग अलग सरफेस हो गए। और एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मतलब वो आर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। फाइनाइट प्लेन शीट के आसपास, ये उस बहुत बड़ी शीट का एक छोटा सा पोर्शन हमने दिखा रखा है, बाकी शीट यहाँ पे वेरी लार्ज कंसिडर की जा रही है। वेरी लार्ज किसके रेस्पेक्ट में? इस शीट के परपेंडिकुलर सपोज करो आपको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये जो आर डिस्टेंस होगी ना, ये जो पॉइंट की डिस्टेंस, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, तो इस पी पॉइंट के जो शीट से डिस्टेंस है इसकी कंपैरिजन में शीट का साइज काफी ज्यादा है, इसलिए इसको इनफाइनाइटली लार्ज बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है इसको? इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट बोला जा रहा है। आपको इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। जैसे कोई भी शीट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो उसका कोई एरिया कंसिडर करो, उस एरिया पे चार्ज कितना वो देखो, फिर चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दो तो अपने पास उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल के आ जाएगी, जिसका मतलब होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो हमको पता चल जाएगी, उसी को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, और मान लो कि आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमको गॉसेस लॉ अप्लाई करना होता है तो पहली स्टेप क्या होती है, हमको एक क्लोज सरफेस कंसिडर करनी होती है। उस क्लोज सरफेस का नाम क्या होता है? गॉसियन सरफेस। उसको हम क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो हमको क्या करना है, इस पी पॉइंट से पास होने वाला, याद रखना है कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इस पी पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज सरफेस कंसिडर करना है। मैं यहाँ पे एक सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूं जिसका हाफ पोर्शन शीट के इधर निकला हुआ है और बाकी का हाफ पोर्शन इस शीट को क्रॉस करता हुआ दूसरी साइड में बाहर निकला हुआ है। ये शीट को क्रॉस करता हुआ जाएगा सिलेंडर, और बाकी का हाफ पोर्शन किधर होगा? दूसरी साइड में होगा। इस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है, तो आधा सिलेंडर इधर है और बाकी का हाफ पोर्शन कहाँ पे होगा? इधर होगा। इस तरीके से हम सिलेंडर को कंसिडर करेंगे। तो अगर यहां से इस पी पॉइंट की दूरी आर है, तो क्योंकि ये हाफ सिलेंडर है तो ये बाकी की दूरी भी कितनी होगी? आर के बराबर होगी। तो टोटल जो लेंथ होगी सिलेंडर की वो कितनी होगी? 2r के बराबर होगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस हमने r कंसिडर करी है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी कितनी होगी? r के बराबर ही होगी। मतलब आधा सिलेंडर इधर निकला हुआ है और इसको क्रॉस करते हुए शीट को बाकी का जो आधा पोर्शन है सिलेंडर का वो दूसरी साइड में बाहर निकला हुआ है। ठीक है, जैसे ये शीट है तो सिलेंडर इसको क्रॉस करके जा रहा है, इधर से आर पार इसके बाहर निकल गया, तो आधा पोर्शन सिलेंडर का इधर है, आधा पोर्शन इधर है, ऐसा केस है। ठीक है, तो ये हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। अब मनमर्जी से कोई भी शेप की गॉसियन सरफेस कंसिडर कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना कि कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए। इस टाइप की क्लोज सरफेस हमेशा चूज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो शीट है इसके ऊपर कौन से टाइप का चार्ज है वो देखो। कौन से टाइप का चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो अगर मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूं तो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर मैं इधर देख रहा हूं इस पॉइंट के लिए तो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? शीट के दोनों साइड में, अगर इधर कोई पॉइंट है तो इधर आउटवर्ड होगा परपेंडिकुलर, और इधर कोई पॉइंट है तो इधर परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड लेते हैं हम लोग, इसलिए ऐसा करेंगे। ठीक है, अब ये जो सिलेंड्रिकल आपने गॉसियन सरफेस लिया, आप देख सकते हो इसमें 3 अलग अलग पोर्शन है। एक तो ये सर्कुलर पोर्शन है, एक ये दूसरा सर्कुलर पोर्शन है, और तीसरा ये कर्व्ड सरफेस है। तो 3 अलग अलग पोर्शन हो गए। तो तीनों के लिए ये चेक करेंगे कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है। पहली वाली सरफेस के लिए देखो, ये इधर सर्कुलर पोर्शन है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये एन कैप से दिखा देता हूं मैं। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो सेम डायरेक्शन में आ गए, इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। ऐसे इधर वाली सरफेस के लिए बताओ, इधर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर लेना है? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे भी थीटा 0 डिग्री बनेगा। अब हम कर्व्ड सरफेस के लिए देखते हैं। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लो, ये ले लिया ds।
इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन होगी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एन केप से बता दी ये डायरेक्शन। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लेते हैं हमेशा भाई, शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब खुद बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया एलिमेंट है इसके लिए एरिया वेक्टर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी कि जो कर्व्ड पोर्शन है उसके ऊपर अगर आप कहीं भी स्मॉल एरिया एलिमेंट ds लोगे तो उसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगी। कहीं भी ले सकते हो ये आप एरिया एलिमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज करो समझने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे एरिया एलिमेंट लिया ds, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आप ऐसे दिखाओगे, तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना बना है यहाँ पे, वही 90 डिग्री बनाना। तो कर्व्ड सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लो, उसके लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना एकदम, ठीक है जी। अब कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। बाय गॉसेस लॉ हम लिख सकते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्यू इन क्या है, वो चार्ज जो कि क्लोज सरफेस के अंदर होगा वो है क्यू इन। यहां पे जब ये सिलेंडर इस शीट को क्रॉस करके जा रहा होगा आर पार, तो इतना इतना पोर्शन इस शीट का काटता हुआ जाएगा, देख रहे हो आप, इतना इतना पोर्शन क्या होगा, ये काटता हुआ जाएगा, इतना सा पोर्शन ये शीट के आर पार ऐसे क्रॉस करेगा तो इतना पोर्शन काटता हुआ जाएगा। मतलब थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, ये इतना इतना जो पोर्शन है ये इस शीट का सिलेंडर के अंदर काउंट होगा। ठीक है, शीट को आर पार ऐसे क्रॉस करके जा रहा है ना सिलेंडर, तो इतना इतना सर्कुलर पोर्शन ये काटता हुआ जा रहा है, तो वो जो सर्कुलर पोर्शन कटेगा वो तो सिलेंडर के अंदर ही होगा, देख रहे हो क्या आप। तो अगर ये सिलेंडर के अंदर है तो इसका मतलब इस पे जो चार्ज होगा, इतने इतने पोर्शन पे जो चार्ज होगा वो भी सिलेंडर के अंदर काउंट होगा। बाकी शीट तो इसके बाहर रह गई, लेकिन इतना इतना पोर्शन सिलेंडर के अंदर आ चुका है, इसलिए इस पे चार्ज की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और यही होगा अपना क्यू इन। कैसे कैलकुलेट करना है इसको, तो मान लो कि ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया है ए, जैसे सिलेंडर है ना, इसका जो सर्कुलर पोर्शन है ना, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला पोर्शन ले लो, तीनों के लिए एरिया ए मान लेते हैं हम लोग। जो सिलेंडर है उसका जो सर्कुलर पोर्शन है उसका एरिया हमने क्या एज्यूम कर लिया, ए, तो ये भी ए होगा, इधर ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, ये भी ए के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये हमको पता चल चुका है, जो सिलेंडर के अंदर है वो है ए के बराबर, और हमको पता है कि शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो चार्ज की वैल्यू है वो सिग्मा के बराबर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी शीट की पता है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज की वैल्यू पता है जो कि सिग्मा के बराबर है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि इतने एरिया ए के ऊपर चार्ज कितना होगा। क्या करना है इसके लिए, सिग्मा को ए से मल्टीप्लाई कर देना है। भाई आपको पता चल जाए कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज है सिग्मा के बराबर, तो बताओ एरिया ए पे चार्ज कितना होगा, तो ए को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, तो ये आएगा सिग्मा इंटू ए के बराबर। या इस वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हो, क्यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ पे सिग्मा इंटू ए के बराबर आएगी, चाहे यहां से देख के लिख दो या वैसे लिख दो, एक ही बात है। ये एरिया वो एरिया होगा जो कि इस सिलेंडर के अंदर है, यानी कि सर्कुलर पोर्शन का एरिया लेना है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। तो क्यू इन की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, मतलब चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस अपने पास निकल के आ गया। कितना लेना है, वो सिग्मा इंटू ए के बराबर लेना है। सिग्मा समझते हो ना क्या चीज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो ये क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन थीटा तो तीनों पोर्शन के लिए अलग अलग है, तो आपको इसको 3 टुकड़ों में लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन को। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन पहली सरफेस के लिए ई डी एस कॉस थीटा, कितना लेना है इसके लिए 0। दूसरी वाली सरफेस के लिए बताओ ई डी एस कॉस, इसके लिए भी थीटा 0, प्लस तीसरी सरफेस के लिए बताओ ई डी एस कॉस 90 इक्वल टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कॉस 90 तो 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म, ये 2 टर्म बचेंगी। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया। इधर सेकंड जो टर्म है उसको लिखेंगे ई डी एस, यहाँ पे भी cos 0 1 बन गया, इक्वल टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। ठीक है, अब एक चीज सोच के बताना कि ये जो शीट है इससे r दूरी पे हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिसको हमने E नाम दे रखा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम क्या है, E।
तो शीट के परपेंडिकुलर आर दूरी पे इधर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसी शीट के परपेंडिकुलर आर दूरी पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसी के बराबर होगा, क्योंकि शीट के दोनों साइड में अगर बराबर दूरी पे पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही आने वाला है, अलग अलग तो आएगा नहीं, क्योंकि शीट तो एक ही है ना। इधर आर दूरी पे चले जाओ या इधर आर दूरी पे चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा। इसलिए ये वाला जो ई होगा यहाँ पे और ये वाला जो ई होगा ये सेम ही रहेंगे, और साथ में कांस्टेंट भी होंगे। ये कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसको ध्यान से देखो, इसका हर एक पॉइंट शीट से कितनी दूरी पे होगा, आर दूरी पे होगा। चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट इस सर्कुलर पोर्शन पे आप देखो, वो हर एक पॉइंट शीट से कितनी दूरी पे आएगा, आर दूरी पे आएगा। इसी तरीके से ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है इसका भी हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो इस सर्कुलर पोर्शन पे, वो इस शीट से आर दूरी पे आएगा। तो अगर दूरी बराबर है हर एक पॉइंट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर ही होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है। तो ये जो ई आ रहा है ना, ये कांस्टेंट भी है, साथ में ये बराबर भी है, जितना ये है उतना ये है। तो मैं इसको लिख देता हूँ ई इंटीग्रेशन पहली सरफेस के लिए ds प्लस ई, इसमें भी ई बाहर लिख लो, ई इंटीग्रेशन दूसरी सरफेस के लिए ds इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और नोटिस करो कि पहले हम इस फॉर्मूले के अंदर जो इंटीग्रेशन का सिंबल है उसके ऊपर एक सर्कल का सिंबल लगा रहे थे, जो क्या शो करता है कि जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है वो एक क्लोज सरफेस के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है, क्लोज सरफेस के लिए। लेकिन जब हमने इसको 3 पार्ट्स में लिखा है तब मैंने इनके ऊपर इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल का सिंबल नहीं लगाया, क्योंकि अब ये अलग अलग सरफेस हो गए। सिलेंडर पूरा अगर देखेंगे तो वो एक क्लोज सरफेस है, लेकिन अगर उसका एक सर्कुलर पोर्शन अलग कर दो, दूसरा सर्कुलर पोर्शन अलग कर दो, कर्व्ड सरफेस अलग कर दो, तब वो क्लोज सरफेस नहीं बोला जाएगा। क्लोज सरफेस तो तीनों को मिला के बनेगी, इसलिए वो इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल का सिंबल यहाँ पे नहीं लगाना है, वो ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ई इंटू इंटीग्रेशन ds फॉर द फर्स्ट सरफेस। पहली सरफेस कौन सी है, ये वाली। तो इस पहली सरफेस के लिए बताओ, ये जो पहली सरफेस है इसके लिए बताओ, ये जो पहली सरफेस है इसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता ds, मान लो ये छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते ds, और ऐसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स पे पूरी सरफेस को डिवाइड कर देते और फिर उन सबको ऐड करते, तो ऐड करते तो वो आता तो इस सर्कुलर पोर्शन के टोटल एरिया a के बराबर ही। इसका मतलब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन ds है पहली सरफेस के लिए, उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको a लिख सकते हो। ऐसे ही अगर मैं ये जो सेकंड सरफेस है सर्कुलर पोर्शन है, इसके लिए एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेता है इसके ऊपर, उसका नाम रखता है मैं ds। इस सर्कुलर पोर्शन को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करके सबका टोटल करता, तो वो टोटल सरफेस एरिया a के बराबर आता। इस सर्कुलर पोर्शन का एरिया a मान रखा है ना अपन ने, तो a के बराबर लिखते हैं उसको, तो e इंटू ए आ जाएगा। ये भी इंटीग्रेशन ds फॉर द सेकंड सरफेस भी क्या होगा, a के बराबर होगा, इक्वल टू, अब q इन की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ पे। q इन कितना सॉल्व किया था हमने, ये रहा देखो, ये आया था सिग्मा इंटू ए के बराबर, तो इधर लिख दो सिग्मा इंटू ए लिख दो, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये a दोनों साइड में उड़ा देंगे, तो इधर क्या बचेगा, e इक्वल टू सॉल्व करोगे तो ये 2 तो अपॉन में चला जाएगा, तो ये आंसर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपना फाइनल आंसर है। और एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मतलब वो r के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। हमने कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, इस शीट के परपेंडिकुलर r दूरी के ऊपर, लेकिन क्या फॉर्मूले के अंदर कहीं भी r की कोई टर्म आ रही है क्या, नहीं। इसका मतलब जो प्लेन शीट होती है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके आसपास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो r के ऊपर यानी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। डिस्टेंस चेंज भी करोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होती है। किसके लिए चेंज नहीं होती बताओ, प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब मैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं आपको डिस्टेंस के साथ में एक ग्राफ के थ्रू भी समझाता हूँ कि ये ग्राफ के थ्रू किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ में। जैसे अगर आप इस शीट के परपेंडिकुलर आप मूव करते हो, मान लो इससे दूर जाते हो, तो जैसे जैसे आप r की वैल्यू बढ़ाओगे क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, फॉर्मूला देख के बताओ। r के ऊपर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो r के साथ चेंज ही नहीं होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा इसका, ये कांस्टेंट वाला ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट वाला। तो ये अपना आंसर हो गया,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ में चेंज नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, तो प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके आसपास क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन इसके लिए जरूरी है जो शीट का साइज है वो इस आर डिस्टेंस की कंपैरिजन में, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस आर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी हम ये कंसिडर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तभी हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है।